हिनोमोतो एक ऐसी जमीन जो सदियों तक इंसानों के द्वारा रूल की गई थी, लेकिन एक दिन अचानक कुछ पावरफुल क्रिएचर्स जिन्हें किशन कहा गया और उनके डीमन आर्मी ओनी के आने से सब कुछ बिखर गया। सबसे मजबूत राज्य बर्बाद हो गया और एक बंजर जमीन में बदल गया, क्योंकि किशन ने सब कुछ जीत लिया था और उन्हीं की वजह से एक नया युग शुरू हो गया था। फिर भी कुछ इंसान अब भी किशन की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। अब 156 साल के बाद ज्यादातर इंसान किशन को भगवान की तरह पूजते हैं और हर छोटा बच्चा ये सपना देखता है कि वो एक दिन ओनी लॉर्ड के लिए माइनर बनेगा, जो समाज में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। छोटे से गांव तासुयामा में मुसाशी एक माइनर ट्रेनिंग स्कूल के सबसे चमकता सितारा होता है। उसकी बड़ी और चमकदार पिकेक्स उसको सब क्लासमेट के बीच मशहूर बनाती है। उसे हर तरफ से तारीफ मिलती है, लेकिन वो अपने असली जज्बात छुपाता है। हिस्ट्री क्लास में बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि बुशिदो कुछ बुरे इंसान थे जो हिनोमोतो के आम लोगों, खासकर किशिन और मजदूरों पर रूल करते थे। फिर 150 साल पहले दयालु ओनी आए और उन्हें मुक्ति दी, लेकिन मुसाशी जानता है कि यह सब झूठ है, क्योंकि उसका बचपन का दोस्त एक बुशिदो था और उसके पिता जोश कानेकी ने उन्हें पुराने स्क्रोल सिखाए थे। उन्होंने सिखाया था कि बुशिदो ही वो लोग थे जो ओनी के खिलाफ लड़ाई में खड़े हुए थे जब पूरी ह्यूमैनिटी पर अटैक हुआ था, और आज भी वो लड़ रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन इंसान सच में आजादी पाएंगे। मुसाशी ने अपने दोस्त कोजिरो के साथ ये कसम खाई थी कि वो दोनों मिलकर ओनी से लड़ेंगे। वो दुनिया के सबसे ताकतवर बुशिदो बैंड बनाएंगे। जब वो क्लास में सपनों में खोया होता है, टीचर उसे याद दिलाता है कि अगले दिन ग्रेजुएशन और माइंस में एंटर करने की रस्म है। क्लास के अंत में सब स्टूडेंट जोर से ये शपथ लेते हैं कि वो एक दिन महान माइनर बनेंगे। मुसाशी भी हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है कि वो कहे कि मैं बुशिदो बनना चाहता हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाता। क्लास के बाद मुसाशी कोजिरो के पास जाता है जो जंगल के एक कोने में रहता है। वो बताता है कि उसका माइनर बनने का कोई इरादा नहीं है। वो अपने बचपन की कसम को याद दिलाता है और बताता है कि उसके पिकेक्स में एक कटाना ब्लेड छुपा हुआ है। वो स्कूल में ट्रेनिंग करता रहा पिछले 5 साल से, लेकिन कोजिरो इस बात को ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसे पता है कि लोग बुशिदो से कितनी नफरत करते हैं। लोग उसके पिता को भी झूठा कहते थे, जो कहते थे कि उनके पूर्वज हीरो थे। कोजिरो मुसाशी की बात पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि तू इतना भी नहीं कह सकता सबके सामने कि तू बुशिदो बनना चाहता है, तो लड़ने की बात छोड़ दे। गुस्से में मुसाशी वहां से चला जाता है। कोजिरो चाहता है कि मुसाशी एक शांत और सुरक्षित जीवन जिए। उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में था तब एक कानून था जिसमें हर बुशिदो को अपना कटाना हमेशा साथ रखना पड़ता था पहचानने के लिए। उससे में सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसका तलवार उनकी नजरों में एक कलंक था। वो केवल एक कचरा उठाने वाला बन सका, ऐसे लोग गाली देते थे। तभी उसे जमीन पर एक बंद पैकेट दिखती है जो मुसाशी ने शायद गिरा दिया था। जब वो खोलता है तो देखता है कि उसमें एक मोटा ट्रेनिंग नोटबुक है। इसमें कई सालों की मेहनत लिखी गई है। उसे हैरानी होती है। अगले दिन गांव के लोग मुसाशी और उसे क्लासमेट्स के निकलने पर एक ग्रैंड समारोह रखते हैं जब वो माइंस के लिए निकलते हैं, और मुसाशी के कानों में सिर्फ कोजिरो के पास के कड़वे शब्द गूंजते हैं। जब वो लोग ओनी गेट के अंदर गए तो उन्होंने कई सीढ़ियां चढ़ी, जब तक वो एक और गेट तक नहीं पहुंच गए। उसके पार उनके ओनी मास्टर उनका इंतजार कर रहे थे। गेट के अंदर जाने से पहले उनका हर सामान जैसे मुसाशी की पिकेक्स और कटाना को रिफाइन के लिए ले लिया गया। सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि लगभग अपने कपड़े गीले कर देते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है जो सीन वो देखते हैं उससे वो असल में डर के मारे गीले हो जाते हैं। उनका स्वागत करता है एक विशाल 2 पूंछ वाला कैट डीमन, जो एक बेचारा माइनर को जिंदा निगल रहा होता है, जिन्होंने उन्हें माइंस तक छोड़ा था। उनका मूड एकदम बदल जाता है और वो चिल्लाते हैं कि अब से तुम लोग ओनी लॉर्ड के लिए पत्थर खोदते खोदते मरना होगा। सारे नए ट्रेनिंग से एकदम ऊपर से गिरते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया कि उनकी पूरी जिंदगी झूठ पे बनी थी और अब वो जन्नत नहीं बल्कि नरक में है। तब मुसाशी आगे बढ़ता है और बताता है कि वो पूरी जिंदगी मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करता आया है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका कटाना ले लिया गया था। तब एक बिल्ली जैसी ओनी अपनी शक्ल बदलकर और भी भयानक रूप ले लेता है और उस पर हमला करता है। मुसाशी उसके अटैक से बचता है और जमीन से एक पिकेक्स उठाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो लड़ना छोड़ दे, क्योंकि उसका कोई चांस नहीं है ओनी के खिलाफ। लेकिन मुसाशी उठता है और पहली बार जोर से घोषणा करता है, मैं एक बुशी हूँ। लेकिन फिर भी उसे वो विशाल कैट डीमन बहुत बुरी तरह से पीटता है। पीटते हुए वो सोचता है कि उसने अपने असली सपने को इतने सालों तक छुपाया क्यों। तो उसे शर्म आती है ये मानने में कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो सबके साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था, लेकिन इस चक्कर में उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त कोजिरो खो दिया। आखिरकार वो खून से लथपथ हो जाता है और ओनी उसे एक उंगली से उठा लेता है। उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोजिरो अपने मोटर बाइक पर आकर ओनी पे अटैक करता है। वो मुसाशी से माफी मांगता है कि उसने उसे सीरियस नहीं समझा और कहता है कि उसका पिता सही थे, ओनी असल में बुरा है। फिर दोनों मिलकर लड़ते हैं। मुसाशी एक शॉर्ट ड्राइंग टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है 1000 वोर्टेक्स शेडर, और अपने पहली ओनी मार गिराता है। एक के बाद एक ओनी को हराने के बाद मुसाशी अपना असली इरादा बताता है कि उसने बुशी बैंड बनाने का सपना इसलिए देखा था क्योंकि बिना अपने दोस्त का साथ लड़ाई लड़ने का मजा ही नहीं है।
उसकी बातों से कोजिरो का दिल पिघल जाता है और वो इस बैंड का हिस्सा बनने के लिए हाँ कहता है। तभी आसमान से एक लाल लाइट चमकती है जो बताता है कि किशिन सबसे शक्तिशाली ओनी आ रहा है। मुसाशी बाइक पर चढ़ जाता है और कोजिरो बाइक चलाते हुए ओनी को काटने लगता है। तब कोजिरो मान लेता है कि उसे अब बुशी बनने में उतनी रुचि नहीं है, उसकी लड़ने की भूख खत्म हो चुकी है। लेकिन मुसाशी कहता है कि उसे यकीन है एक बार लड़ाई शुरू होगी तो उसका जुनून वापस आ जाएगा। अब किशिन उनके सामने आ जाता है और फ्रैंकली वो इतना भयंकर नहीं लगता, पर वो एक लाल रंग का क्रिएचर होता है। मुसाशी उस पर अपनी कटाना की एक बार करता है और वो कट जाता है, लेकिन किशिन खुद को जोड़कर फिर से जिंदा हो जाता है। फिर उसके भक्त आते हैं एक गोल्ड बार से भरी गाड़ी के साथ। गोल्ड खाते ही वो एक और विशाल और भयानक रूप ले लेता है। उस रूप को 5 साल में पहली बार देखकर लोग जमीन पर घुटने टेक कर उसकी पूजा करने लगते हैं। कोजिरो कहता है कि अब उससे लड़ने बेकार है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन मुसाशी बेहोश होता है। किशिन कोजिरो को उसकी तलवार से पकड़ लेता है, लेकिन कोजिरो तलवार नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितनी भी घसीटा क्यों न जाए। उसे याद आता है कि अपना बचपन जब उसने तलवार से नफरत करनी शुरू की थी, उसने तलवार को फेंक देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने उसे याद दिलाया कि ओनी बुरे होते हैं और वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का हिस्सा है जो ह्यूमैनिटी के सही पोजीशन के लिए लड़ता है। अब जब उसने अपने पिता की बातों को सच मान लिया है तो वो तलवार को छोड़ नहीं सकता था। वो काफी देर तक विरोध करता है, लेकिन आखिरकार किशिन उसे जमीन पर दबा देता है। तो उसकी तलवार खींच लेता है और उसे निकल जाता है। तब मुसाशी तुरंत एक्शन में आता है और किशिन के विशाल पेड़ पर चढ़ जाता है। मुसाशी गुस्से में उसके पेट पर बार बार वार करता है जब तक एक बड़ा सुराख नहीं बन जाता। उस सुराख में वो कूद जाता है। किशिन दर्द से गिर जाता है। कोजिरो को चिंता होती है कि शायद उसका दोस्त मर गया है, लेकिन कुछ समय बाद मुसाशी तलवार के साथ जिंदा लौट आता है और उसे कोजिरो को वापस दे देता है। वो कहता है कि उसे पता है कि यह तलवार उसके लिए कितनी मायने रखती है। अपनी बुशी ब्लड लाइन पर गर्व महसूस करते हुए कोजिरो को फिर से लड़ने की इच्छा होती है और वो जोश में कहता है कि उन्हें सबसे शक्तिशाली बुशी बैंड बनाना चाहिए। तभी एक वॉच टावर पर खड़े होकर भक्त घोषणा करते हैं कि एक बुशी बैंड आ रहा है। वो देखते हैं एक चलती हुई विशाल इमारत जो सब कुछ कुचलती जा रही है। वो किशिन का बैरियर भी तोड़ देता है। कई बुशी योद्धा अपनी बाइक्स पर उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और किशिन के पेट में एक और बड़ा सुराख कर देते हैं। वो लाइन फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और तलवार से उड़ते हैं। ये देखकर मुसाशी हैरान रह जाता है। तो उनमें से एक कैप्टन नातोरी ताकीता मुसाशी और कोजिरो के पास आता है और कहता है कि तुरंत निकल जाओ, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। लेकिन मुसाशी कहता है कि वो भी एक बुशी है और उसे ने किशिन के पेट पर सुराख किया था। सब हंसने लगता है क्योंकि पेट में सुराख करना किशिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन को लगता है कि ये राक्षस इनके लेवल से बहुत ऊपर है और वो मुसाशी से कहता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन मुसाशी नहीं मानता क्योंकि उसके लिए ये उनकी बुशी बैंड की पहली जीत थी। वो आग के बीच से गुजर जाता है और एक कैट जैसी ओनी काट देता है और सीधे किशिन का सामना करता है। लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश करे, किशिन तुरंत ठीक हो जाता है। तब एक खरा चमकदार रोप उसे घुमाता है और उसे खींचकर बुशी कैंप ले जाता है। कैप्टन ताकीता उसे सच्चाई दिखाता है। एक पूरी बैंड मिलकर भी एक किशिन को मारने में लग गई है और छोटी मोटी मार उस पर असर नहीं करती। अगर मुसाशी अकेला लड़ता तो उसे अपनी जान देगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुसाशी फिर भी नहीं रुकता। वो अपनी रस्सी को तोड़ देता है और वापस लड़ना निकलता है। दूसरी तरफ कोजिरो एक जगह रह जाता है, लेकिन जब वो सुनता है कि बुशी लोग किशिन के कोर हॉर्न पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो वो सोचता है कि वो चुप कर नहीं रह सकता जब उसका दोस्त अपनी जान दांव पर लगा रहा है। इसलिए वो खुद कोर हॉर्न के बारे में जानकारी लेने निकल पड़ता है। मुसाशी बिना रुके सीधे अटैक जोन में घुस जाता है। उसका प्लान होता है कि एक ही जगह बार बार वार करके किशिन को हराया जा सकता है। बुशी एक क्रेन विंग स्काई फॉर्मेशन बनाता है और कोर पर वार करते हैं, लेकिन मुसाशी की वजह से वो अटैक मिस हो जाता है और फॉर्मेशन टूट जाता है। मुसाशी फिर भी हार नहीं मानता, लेकिन उसके कान में कैप्टन की बातें गूंजती है और उसे एक भयानक डर महसूस होता है। तभी नीचे से कोजिरो चिल्लाता है और मुसाशी को उसके मुंह के अंदर के बड़े कोर पर वार करने को कहता है क्योंकि वही उसका सबसे कमजोर हिस्सा था। मुसाशी पूरी हिम्मत के साथ कोर पर वार करता है, लेकिन उसकी कटाना टूट जाती है। कैप्टन ताकीदा उसे एक बार फिर पीछे धकेल देता है और कहता है कि वो पीछे हट जाए। फिर वो अपनी चमकती तलवार से एक ही वार में किशिन के हॉर्न को काट देता है और किशिन को हरा देता है, जबकि उसके बैंड के सदस्य जश्न मनाते हैं। किशिन राख बनकर बिखर जाता है और सभी बुशी उसे घेर लेते हैं। अपनी तलवारें उठा के एक तेज सफेद रोशनी में डूब जाते हैं। ताकीदा समझता है कि वो सब गिर गए किशिन की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं। थके हारे और निराश मानस दिल से उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने उन्हें उन भयंकर ओनी से बचा लिया। कैप्टन ताकीदा सभी की खुशी में खुश होता है और कसम खाता है कि सारे किशिन को खत्म करेंगे और एक बार फिर से मानव जाति को सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन एक बस जोर जोर से चिल्लाता है कि वो लोग ये 150 सालों से कहते आ रहे हैं और इसके नतीजे में सिर्फ निर्दोष लोगों का नुकसान हुआ है जो इस हिंसा में फंस जाते हैं।
कैप्टन कहता है कि उसने ये बातें बचपन से सुनी है, लेकिन वो झूठी शांति में जीने के बजाय आजादी के लिए लड़ना चुनता है, जहाँ लोग ओनी के इरादों के मुताबिक जीवन जीने पर मजबूर नहीं होते। वही है बुशी का सपना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर कर आज तक उन्हें मजबूत बनाता आया है। फिर वो घोषणा करता है कि ये पीढ़ी होगी जो ओनी पर विजय पाएगी। जब सब लोग खुशी मना रहे होते हैं, मुसाशी अब भी निराश महसूस करता है, क्योंकि उनका पहला इनाम छीन गया था। कैप्टन ताकेदा मुसाशी और कोजिरो के पास आकर हल्का फुल्का मजाक करते हुए माफी मांगता है कि उनका मौका छीन लिया गया था। कोजिरो तुरंत इसे माफ कर देता है, लेकिन मुसाशी कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। ताकेदा और उसकी टीम उसका पीछा करते हैं और उसकी हार पे मजाक उड़ाते हैं। मुसाशी का सब्र टूट जाता है और वो सबके सामने अपना गुस्सा निकालता है। कैप्टन उसकी छुपी हुई टैलेंट को स्वीकार करता है और उसे एक बड़ी सी क्रिस्टल देता है, जैसा एक रिवार्ड हो। बाद में कोजिरो और मुसाशी उस क्रिस्टल को ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि वो एक टेलीस्कोप की तरह काम करता है। कोजिरो को याद आता है कि उसने पहले कहीं ऐसा कुछ देखा था, तो वो अपने पिता का स्क्रोल निकालता है, जिसमें एक आदमी उसी जैसे क्रिस्टल को पकड़ा दिखाया गया था। मुसाशी को क्रिस्टल के अंदर का पैटर्न उस स्क्रोल के बीच के बड़े लाल पेंटिंग से मिलता जुलता लगता है, जिसे कोजिरो बताता है कि ओनी दिखाया गया हो। तो मुसाशी समझता है कि कैप्टन ताकेदा ने उन्हें ये क्रिस्टल ओनी ढूंढने के लिए दिया है। वो स्क्रोल पढ़ते हैं और जान पाते हैं कि हिनोमोतो में 100 से ज्यादा किशिन हैं, जिनके नाम स्क्रोल में लिखे गए हैं, जिनमें इन गोकू तेंगो, जिसे उन्होंने अभी मारा, वो भी शामिल है। स्क्रोल में यह भी लिखा गया था कि जब बुशी सभी किशिन को हरा देंगे तो हिनोमोतो एक हो जाएगा, और जो इस विजय और एकता का कारण बनेगा उसे ग्रेट यूनिफायर कहा जाएगा, जो हिनोमोतो का नया राजा बनेगा। ये पढ़कर मुसाशी जोश में आता है और ताकेदा के पास जाकर कहता है कि वो भी वो पर्सन बनेगा जो देश को एक करेगा। कैप्टन कहता है कि वो अकेले ये नहीं कर सकता। मुसाशी कहता है कि तुम लोग भी 150 साल में नहीं कर पाए, तो अगर कोई नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। कैप्टन उसका आत्मविश्वास की तारीफ करता है और उसे गुड लक कहता है। अगले दिन मुसाशी और कोजिरो अपने गांव से निकल जाते हैं अगले किशिन को ढूंढने के लिए। उन्हें रिहाने की चोटी दूर से छोटी सी दिखाई देती है। मुसाशी सोचता है कि अगर कोजिरो और उसका पिता ने उसे तलवार चलाना नहीं सिखाया होता तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी ओनी के लिए माइनिंग करता रहता। असली सफर की मुश्किल तब आती है जब वो दोनों बहुत कम खाने का सामान और सिर्फ एक चटाई लेकर सफर पर निकलते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ सफर का मजा सिर्फ एक हफ्ते तक ही चलता है, तो उसके बाद वो दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। मुसाशी कोजिरो को दोष देता है कि उसने बहुत कम चीजें पैक की, लेकिन कोजिरो कहता है कि मुसाशी ने सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही क्यों छोड़ी। कोजिरो मुसाशी के शेल्टर कहकर अपनी सेल्फ सफिशिएंसी का दिखावा करता है, जो उसने तब सीखी जब उसके पिता के मरने के बाद उसे अकेला रहना पड़ा, और वो माहिर तरीके से मछली पकड़ता है। मुसाशी गुस्से में वहां से चला जाता है और अपने आप से कहता है कि वो भी जल्दी ही दिखाएगा कि वो भी मछली पकड़ने में माहिर है। लेकिन जैसे ही वो चाहता है, कोजिरो को अफसोस होता है कि वो इतनी छोटी सी बात पर झगड़ गए, और वो ये भी मानता है कि मुसाशी लड़ने में उससे ज्यादा माहिर है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, और जब वो पलट के देखता है तो एक परछाई से घिरी लड़की खड़ी होती है। वही दूसरी तरफ मुसाशी काफी वक्त बर्बाद करता है फिशिंग में, लेकिन कामयाब नहीं होता। उसे भी अफसोस होता है कि उन दोनों ने सिर्फ खाने के लिए लड़ाई कर ली। वो कोजिरो के फिशिंग स्पॉट पे जाता है और उसे मनाने, लेकिन कोजिरो वहां नहीं होता। कुछ दूर आगे जाकर उसे कोजिरो जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। इसके चेहरे पर तलवार का घाव होता है। मुसाशी घबरा जाता है। इससे पहले कि वो कोजिरो का दुख मनाए, एक हरा बलून वाली लड़की जिसका नाम सुगुई होता है मुसाशी के पीछे से आती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और सारा सामान मांगती है, इंक्लूडिंग उनकी बाइक। लेकिन मुसाशी जल्दी उसके पकड़ से निकलता है और उसे लड़ता है। उसे लड़की हल्की और कमजोर लगती है, लेकिन वो तेज और स्लिपरी भी होती है। जब सुगुई हारने लगती है तो एक भयानक सा हथियार निकाल लेती है, लेकिन तभी दूर से एक हॉर्न बजता है। वो घबरा जाती है क्योंकि दोपहर के बाद वो गया होता है और वो अपने लॉर्ड को नाराज नहीं करना चाहती। वो उनका कितित्सु की बाइक को लेकर भाग जाती है। दोनों लड़के उसका पीछा करते हैं क्योंकि वही उसका एकमात्र सफर का साधन था। सुगी कोशिमिने का फोर्ट्रेस पहुंचता है, जहां वो कैप्टन हिडेनो कोशिमिते से माफी मांगती है कि वो देर से आई, लेकिन वो कहती है कि उसने कितित्सु की सफलता से चुरा लिया जैसे उसने कहा गया था। कोशिमिता उसे मुस्कुराते हुए गले लगाता है और कहता है कि वो अपना फर्ज निभा रही है एक बुशी के रूप में। थोड़ी देर बाद मुसाशी और कोजिरो भी फोर्ट्रेस के गेट तक पहुंच जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनका सामान एक और बुशी बैंड से होने वाला है। वो अंदर के लंबे से हॉल में घूमते हैं अपने मौत को ढूंढने के लिए। तभी सुगुई सामने आती है और कहती है कि वो सिर्फ उधार ले रही है और अब उनका कितित्सु वापस देगी। वो उनसे कहती है कि उसके पीछे चलो, लेकिन उन्हें पहले से ही उस पर शक होता है। जब वो उसके साथ चलते हैं तो वो फोर्ट्रेस के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो एक जिंदा टाउन फोर्ट्रेस के अंदर है जिसमें लोग रहते हैं। सुगुई बताती है कि किशिन हिनोमोतो में हर जगह आ जाते हैं। बुशी बैंड को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इस वजह से उनका फोर्ट्रेस चल सकता है और उनके अंदर किसान, लोहार, डॉक्टर और बाकी लोग रहते हैं ताकि उनके पास हमेशा रिसोर्सेज रहे। उस परिवार ने सदियों तक इन फोर्ट्रेस में जिंदगी बिताई है। बुशी बैंड से एक बड़ी परिवार की तरह लड़ते हैं।
जब वो उन्हें घुमा रही होती है तब कुछ बच्चे आकर सुगुई से तलवारबाजी सीखने की मांग करते हैं, लेकिन वो थकी होती है तो कोजिरो उनकी जगह लेता है और उनके साथ खेलता है। तभी मुसाशी कहता है कि बुशी लाइफ तो सोची गई उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे इतने खुश लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन सुमी का उदास चेहरा कुछ और ही कह रहा था। वो बताती है कि चाहे सब लोग एक बड़ी परिवार की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उसके खून के रिश्ते का कोई भी यहाँ नहीं है। उसकी एक बड़ी बहन थी सुबह में, ऐसे वो बहुत मानती थी, लेकिन एक दिन वो मार दी गई। तब से सुबुमी अकेली रह गई। मुसाशी उसकी बात को समझता है और बताता है कि वो भी अकेला है। बाद में कैप्टन कोसामेता उन दोनों के स्वागत में एक बड़ा दावत रखता है और कहता है कि वो उनके साथ एक अलायंस बनाना चाहता है। वो कहता है कि उसने उनका कित्सुकी देखा और उसका डिजाइन देखकर समझा कि वो दोनों एलाइट बुशी हैं जिन्होंने कई किशिन को मारा होगा। मुसाशी और कोजिरो शर्मा कर हंसते हैं। मुसाशी पूछता है कि कित्सु क्या होता है। कोजिरो भी उतना ही हैरान होता है। जब कैप्टन को पता चलता है कि उन्हें कित्सु के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो उन्हें बेकार कहकर सुगुई को उन्हें बांधने को कह देता है। सुगुई अपने चमकदार हरा रोप निकालता है और उन्हें पकड़ लेती है। कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि उन्हें कैद में डाल दो और उनका सामान तलाशी लो, शायद उनके पास और भी कित्सु हो। सुगुई से कहा जाता है कि वो माफी मांगे क्योंकि वो मजबूत बूशी लाने में फेल हो गई थी। कैप्टन उसे बेकार और बेवकूफ बेटी कहकर डांटती है। बुशी बैंड के पास लड़ने के लिए फाइटर्स और कित्सु दोनों की कमी हो गई थी क्योंकि कई लोग ओनी के साथ वॉर के बाद वो लोग थक चुके थे। लेकिन कैप्टन अब भी तय करता है कि वो अपने पूर्वज लॉर्ड ताकुगा का दिया हुआ जमीन का रक्षक बनकर रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अगली ओनी अटैक का वक्त टोटल मोबिलाइजेशन यानी सबको वॉर में भेजने का सोचता है। सुगुई विरोध करती है क्योंकि शहर के ज्यादातर लोग औरतें और बुजुर्ग थे, लेकिन कैप्टन उसे चुप करा देता है और डर के मारे सुगुई फिर से अपना ख्याल दबा लेती है। तभी कैप्टन अचानक से अपना बिहेवियर बदल लेता है। वो गर्म से नरम बन जाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँ। ये सब बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। बाद में सुगुई उन दोनों बंदों मुसाशी और कोजिरो के पास आती है और पूछती है क्या उनके पास कोई छुपा हुआ कित्सु है। लेकिन जब उसे लगता है कि वो सच में नहीं जानते कि वो क्या होता है तो वो समझती है कित्सु एक सफेद चमकदार लोहे का डस्ट होता है जो किसी किशिन को मारने के बाद निकलता है। बुशी लोग इससे ताकत पाते हैं और भी किशिन से लड़ते हैं। सुगुई कहती है कि बैंड को कित्सु की सख्त जरूरत है क्योंकि यह एक बड़े खतरनाक ओनी झुंड तेजी से किले की तरफ बढ़ रहा है। मुसाशी उसके कांपते हाथों को देखता है और उसे कहता है कि जो कुछ उसके मन में है वो बोल डाले। सुगुई मानती है कि उसने सब कुछ अंदर दबा रखा है, जैसे कि टोटल मोबिलाइजेशन के विरोध में होने का दर्द और सबके मर जाने का डर। वो रो पड़ती है और चीख कर कहती है, मुसाशी मेरे दिमाग में मत घुसो, और भाग जाती है। उस रात कोजिरो के बेहतरीन एमिंग स्किल के कारण दोनों जेल से भाग जाते हैं और उनका कित्सु वापस ले लेते हैं। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी समय किले के अंदर लॉर्ड कोसामेता को पता चलता है कि एक बड़ा ओनी अटैक किले की तरफ आ रहा है। वो सुगुई को टोटल मोबिलाइजेशन का आदेश देता है, लेकिन इस बार सुगुई चुप नहीं रहती और खुल्लम खुल्ला विरोध करती है। कोसामेता उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर वो एक और चाल चलता है। वो रोना शुरू कर देता है ताकि अपनी बात को साबित कर सके। वो कहता है कि जिस अनाथ लड़की को उसने अपनी बेटी की तरह पाला, आज उसने उसका साथ छोड़ दिया है। अब जब उसके नजर में वो बेकार हो चुकी है तो वो उसे किले से नीचे फेंक देने की धमकी देता है और उसे रेलिंग के किनारे लटका देता है। वो कहता है कि अब वो बैंड की मेंबर नहीं रही और उसे अपनी जिंदगी जंगल में अकेले बितानी पड़ेगी। अकेलेपन से डर कर वो मान जाती है कि वो उसकी बात मानेगी, बस वो उसे अकेला ना छोड़े। बाद में वो जाकर एक बड़े चित्र के सामने बैठ जाती है। इसमें उसकी बहन सुबेमी और लॉर्ड का फोटो होता है। वो सोचती है कि लॉर्ड ने पहले भी सुबेमी के साथ वही बिहेव किया था जो अब उसके साथ कर रहा है, और तब उसे समझ आता है कि उसकी बहन की आत्मविश्वास और मन की हालत पर इसका क्या असर पड़ा होगा। वो अपनी बहन से कहकर प्रतिज्ञा करती है कि अब वो लॉर्ड का विरोध करेगी ताकि शहर के लोगों को बचा सके। इसी वक्त मुसाशी और कोजिरो अपने कित्सु पर चढ़कर पेंटिंग की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वो उसे हिम्मत देने वाली बातें करते हैं जिसमें सुगुई को हौसला मिलता है। फिर वो कहती है कि अगर वो लोग उसकी मदद करे तब वो उनके हथियार वापस देगी, तो उनका कित्सु उन्हें दे देती है और सब मिलकर टाउन के लोगों को बचाने का योजना बनाते हैं। इस दौरान लॉर्ड कोसामेता सब लोगों के सामने आकर घोषणा करता है कि एक बड़ा कोदामा ओनी झुंड किले की तरफ आ रहा है और सबसे वॉर में शामिल होने को कहता है। लेकिन जो लोग अभी वॉर में नहीं रहे वो डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। उनका रास्ता आर्म सोल्जर्स रोक लेते हैं। तब सुगुमी कुछ स्मोक्स बॉम्ब फेंककर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वो कहती है कि बुशी का असली फर्ज अपने लोगों की रक्षा करना होता है और जो लोग युद्ध नहीं कर सकते उन्हें जंग में भेजना बेकार है क्योंकि इससे बिना मतलब का मौत होगी। इसका वजह सबको छुप जाना चाहिए जब तक झुंड चलाना चाहे और बाद में लॉर्ड ताकुगावा से मदद लेनी चाहिए। असल में वो सिर्फ लॉर्ड का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही थी। जब वो अपनी स्पीच दे रही होती है तभी मुसाशी और कोजिरो स्मोक का फायदा उठाकर गार्ड्स को गिरा देते हैं। उसके बाद कोई भी लोगों को रोक नहीं पाता, लेकिन तब एक हैरानी की बात होती है, कोई भी भागता नहीं।
सुगुमी समझ जाती है कि सब अभी लॉर्ड से डरे हुए हैं जैसे वो पहले थे। तो वो मानती है कि डर खत्म करने का एक ही तरीका है, लॉर्ड को हराना। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू होती है, लॉर्ड उसे जमीन पर गिरा देता है। आखिर वही तो उसका गुरु था। वो उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम कमजोर और बेकार हो। वो सुगुमी को उठाता है, उसे मारने का हुक्म देता है और उसे मुक्का मार देता है। लेकिन सुगुमी उसे मुंह पर खून थूकती है और हिम्मत से कहती है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो अपने हरे ट्विन ब्लेड्स एक्टिवेट करती है और उसे फिर से लड़ती है। आखिरकार वो अपनी ग्रीन रोप से उसे बांध लेती है और इसके बाद लोग किले से भाग जाते हैं। सभी लोग बच जाते हैं सिवाय लॉर्ड कोसेमाता और सुगुमी के। सुगुमी जानती है कि अब अगर वो भागेगी भी तो भी बच नहीं पाएगी। वो सोचती है क्या उसकी बहन सोचती होगी कि उसने सही काम किया, लेकिन वो ये भी मानती है कि उसे थोड़ा और जीना था। तभी उसे मुसासी की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि मुसासी अपना हाथ बढ़ा रहा है कितेसु से। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बाइक पर चढ़कर एक जबरदस्त एस्केप करती है। किले के शहर एक बिल्कुल तबाह हो चुका होता है ओनिस्वाम के बाद। लॉर्ड के राज के दौरान जो लोग उदास थे, अब वो सुगुमी की पॉजिटिव एनर्जी के चलते ज्यादा खुश दिखते हैं। इसलिए सबको तब झटका लगता है जब एक बूढ़ी औरत मुसामी और कोजिरो के पास आती है और उनसे कहती है कि वो उसे फोर्ट्रेस से निकाल दे। वो बताती है कि जब से लॉर्ड कोसेमाता को उसका लोगों ने धोखा दिया, वो पागलपन की हालत में चला गया है और अब वो तो सुगुमी के प्रति और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है। अगर सुगुमी उसके पास वापस गई तो वो फिर से उसके मैनिपुलेशन का शिकार बन जाएगी। लेकिन अपने प्यारे शहर और लोगों को छोड़ने का सोचकर सुगुमी रो पड़ती है। अंत में वो शहर छोड़ने का फैसला लेती है और मुसासी और कोजिरो के साथ कहती है कि क्या वो उनकी बैंड की सदस्य बन सकती है। दोनों खुशी से हाँ कह देते हैं। अगले दिन तीनों निकल पड़ते हैं और अपने नए सफर पर। सुगुमी को टाउन के लोगों से एक दिल को छू लेने वाला अलविदा मिलता है। उनका अगला पड़ाव है एक जगह जहां ब्लू किचन है, जिसका कैलियोडोस्कोपिक क्रिस्टल में दिखाया गया था। वो थोड़ी दूर तय करने के बाद एक कैंप लगाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं, एक ओनी जमीन से निकलता है और कोजिरो की तलवार चुरा लेता है। मुसासी मेटल स्टाफ लेकर उसका पीछा भागता है और जब वो उसे पकड़ता है तो उसका स्टाफ बीच से टूट जाता है। ओनी उसे एक खुली जगह ले जाता है जो तलवार से भरी होती है। मुसासी समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। तभी एक क्लॉट आदमी कहता है कि वो इनमें से कोई भी खूबसूरत तलवार चुन सकता है ओनी को हराने के लिए। जब मुसासी देखता है कि ओनी कोजिरो की तलवार खा रहा है, तब वो तुरंत एक तलवार उठाता है। जैसे ही वो तलवार उठाता है, उसका शरीर ऊर्जा से गिर जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसके हाथ जल रहा हो, लेकिन वो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ओनी को मार देता है। वो इस तलवार की शक्ति देखकर हैरान रह जाता है। शिरो बताता है कि ये तलवार एक कितेसु ब्लेड है। ओनी से गिरता हुआ आयरन डस्ट उस तलवार में एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे ताकीदा बैंड के साथ हुआ था। लेकिन फिर वो तलवार अचानक टूट जाती है। मुसासी शिरो से माफी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि उसने तो वैसे भी एक बेकार तलवार दी थी। लेकिन वो ये भी कहता है कि मुसासी ने उम्मीद से ज्यादा पावर खींच ली उस तलवार से। वो सोचता है कि कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिसे वो ढूंढ रहा था। तब एक औरत आती है और शिरो को डांटती है कि वो फिर से तलवार की शैतानियों में लग गया है। इसमें शिरो नर्डी तरीके से हर तलवार की डिटेल में चला जाता है। वो औरत शिरो को बिहार पर माफी मांगती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। मुसासी उससे पूछता है, तुम लोग कौन हो? वो कहता है, हम बस कुछ मर्चेंडरीज है। तब तक कोजिरो और सुगुमी भी वहां पहुंच जाते हैं मुसासी की मदद के लिए। मुसासी उन्हें उन दोनों लोगों से मिलवाने जाता है, लेकिन तब तक वो लोग और सारी तलवार गायब कर चुके होते हैं। मुसासी उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें मुश्किल से यकीन होता है। वो पूछता है कि क्या तुमने सपना देखा था? मुसासी कहता है कि यह सब हकीकत था और अब वो फिर से एक कितेसु ब्लेड चलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, चाहे उसे अब तक ये नहीं मालूम कि वो क्या होता है। सुगुमी अपनी ट्विन ब्लेड्स दिखाती है और कहती है ये कितेसु से बनी है। वही मटेरियल जो दिखाती है और कहती है ये कितेसु से बनी है। वही मटेरियल जो ओनी के हॉर्न को काट सकता है। मुसासी और कोजिरो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मटेरियल तो बहुत रेयर होगा। अब उनका अगला कोई टीसी की तलाश में होगा। लेकिन सुगुमी कहती है तुम लोगों को बस एक खरीदनी होगी। वो समझती है कि जब भी एक भूतिया जगह आती है तो कई बूशी बैंड्स उस जगह जाते हैं, तो कई बिजनेसमैन लोग भी वहां आ जाते हैं और कितेसु वेपन्स जैसे चीजें बेचते हैं। वो उन्हें एक मार्केट ले जाती है जहां से वो अपने पहले कितेसु ब्लेड्स खरीद सकते हैं अपने ओनी हंटिंग मिशन शुरू करने से पहले। मुसासी उस मार्केट को देखकर हैरान रह जाता है जहाँ हर चीज सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को बेची जा रही होती है। वो लोग तब एक रेमन शॉप में जाते हैं अपना पेट भरने। खाते वक्त उनके पास एक बड़ा उम्र का नशा में डूबा हुआ आदमी आता है और उनसे पूछता है कि तुम किस बैंड के हो। तभी उन्हें एहसास होता है कि अभी तक उन्होंने अपने बैंड का नाम डिसाइड नहीं किया। ये बात सुन के वो आदमी हंसने लगता है। सुगुमी समझती है कि बैंड का कैप्टन चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि सबको पता चल सके कि किसका ऑर्डर मानना है, और रिवाज के मुताबिक बैंड का नाम कैप्टन के फैमिली नेम पर रखा जाता है। मुसासी बिना सोचे समझे कोजिरो को कैप्टन बनाने का सुझाव देता है। वो कहता है कि उसका खुद का कोई फैमिली नेम नहीं है और जब तक उसका सपना एक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ इतनी जल्दी और आसानी से तय हो जाता है जितनी किसी ने सोची भी नहीं थी और उनके बैंड का नेम पड़ता है कानामा की बैंड। फिर कितेसु ब्लेड ऑक्शन का वक्त आता है और लोगों का भीड़ तुरंत जमा हो जाता है। सबसे पहले रियोजा की बैंड से 25 शॉर्ट्स ऑक्शन के लिए आते हैं।
मुसाशी सोचता है कि उसे किस तलवार पर ध्यान देना चाहिए। रियोजी बैंड का चीफ स्मिथ का नाम होता है ओसाफुने मित्सुरु। वो कहता है कि इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिस तलवार से पहली नजर में प्यार हो जाए वही लेनी चाहिए, क्योंकि बुशी और उनकी तलवारें एक दूसरे से नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं। जब उसे पता चलता है कि मुसाशी ने पहले कभी किदेत्सु ब्लेड नहीं खरीदी तो वो कहती है तो आज तुम्हारा बड़ा दिन है, क्योंकि एक तलवार चुनना बुशी के लिए एक राइट ऑफ पैसेज होता है। ढोल की एक आवाज पर इंटरेस्टेड बुशी को उन तलवारों के सामने खड़ा होना पड़ता है जिसे वो चाहते हैं। मुसाशी एक ब्लेड और रेड तलवार चुनता है जिसका नाम है एमा जोडाची, शायद इसलिए क्योंकि वो उसके आउटफिट से मैच करती है। कोजिरो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। थोड़ी देर देखने के बाद वो वोपल चेरी ब्लॉसम्स नाम की एक कटाना चुनता है, क्योंकि उसने देखा कि कोई भी उस तलवार पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो खुद को उस तलवार से रिलेट करता है। ओसाफानो उन दोनों को कहती है कि उनकी नजर अच्छी है और अब वो तलवारों को पकड़ सकते हैं। मुसाशी पहले जाता है और एक अजीब सा एहसास उसके शरीर में भर जाता है। ओसाफुने समझती है कि वो तलवार की ट्रायल से गुजर रहा है, जब ये डिसाइड होता है कि क्या वो तलवार चलाने के लायक है। सिर्फ ट्रायल पास करने के बाद ही कोई बुशी उस ब्लेड को चला सकता है। कोजिरो अपनी कटाना की हिल्ड को पकड़ता है और तुरंत उसका पल्स तेज हो जाता है। उसके शरीर में कुछ ताकतवर सी फीलिंग तोड़ जाती है। वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरता है, इसमें उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है। लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है उसकी तलवार नीला चमकने लगती है और उसके शरीर से ग्लोइंग स्टोन के पंख निकल आते हैं। अब वो ऑफिशियली किदेत्सु ब्लेड का मालिक बन जाता है। वो देखता है कि बाकी बुशी भी अलग अलग रंगों में चमक रहे होते हैं और वसुने समझती है कि हर बुशी की एक कलर्ड सोल होती है और तलवार में जो मिनरल्स होते हैं वो उस रंग के साथ रिसोनेट करते हैं। टोटल 5 रंग होते हैं और किदेत्सु ब्लेड्स हर रंग के हिसाब से अलग पावर्स देती है। कोजिरो का ब्लू कलर काफी कॉमन होता है और वसुने कहती है कि हर बैंड में कम से कम एक रेड सोल होना चाहिए। इस दौरान मुसाशी अब भी हवा में तैर रहा होता है अपने ट्रायल के बीच में। उसकी कॉन्शियसनेस उसके गांव तात्सुयामा में पहुंच जाती है, जो एक बहुत ही डरावने और इविल एनवायरनमेंट में डूबा होता है। उसके कान में ओनी के भक्तों के गुस्से भरे आवाज गूंज रहे होते हैं और जैसे ही वो ध्यान देता है उसे पता चलता है कि वो फिर से अपने बीते हुए कल में वापस आ गया है, जब उसने कोजिरो के पिता जोसाई को उनकी आखिरी सांसें लेते हुए देखा था। जोसाई मुस्कुराकर मुसाशी की तरफ देखता है और कुछ बोलता है, लेकिन मुसाशी उसकी बात नहीं सुन पाता। वो बेचैनी से उसके शब्दों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मेमोरी से खींचकर उससे बाहर निकाल लिया जाता है और उसके सामने एक अनजानी औरत खड़ी होती है। वो भी कुछ बोलती है जो मुसाशी नहीं सुन पाता और फिर उसे गले लगा लेती है। वह अपना गार्ड नीचे कर देता है क्योंकि उसे वो औरत सुकून और गर्मी से भरी महसूस होती है। लेकिन अचानक ही वो औरत एक विशाल और मस्कुलर रूप में बदल जाती है और उसके हाथों को खींचने लगती है, चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुसाशी फिर से रियल वर्ल्ड में लौट आता है, लेकिन अब उसके चारों तरफ एक भयानक काली ऑरा होती है और उसके शरीर से काले कांटे निकल रहे होते हैं। ऑफिसर उस ब्लैक ऑरा को पहचान लेती है जो पुरानी लेजेंड्स में मेंशन है और चिंता करने लगती है कि मुसाशी शायद फोर्सेगन है। मुसाशी दूसरी शॉट ट्राई करता है, लेकिन हर बार वही काली ऑरा उसे घेर लेती है और वो सभी ट्रायल्स फेल कर जाता है। जब वो 7वीं तलवार ट्राई करने जा रहा होता है तब ऑफिसर ने उसे फाइनली सच बता देती है। वो कहती है कि जिन लोगों की सोल ब्लैक बंड होती है उन्हें फोर्सेगन कहा जाता है और सारी किदेत्सु ब्लेड उन्हें रिजेक्ट कर देती है और इसमें कुछ भी बदलने का कोई तरीका नहीं होता। मुसाशी के पास बुशी बनने का सपना छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होता। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि उसने तो बचपन से बुशी बनने का सपना देखा था। कोजिरो और सुगुमी उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, तब अचानक एक बड़ा सा बुल जैसा ऊनी कुछ बीच में आ गिरता है। शहर में अलार्म बजने लगता है जो सिग्नल देता है कि एक किशन समिट से छोटी ओनियों को भेजा जा रहा है अटैक के लिए। मुसाशी को पहली बार अंदर से एक अलग तरह की फीलिंग महसूस होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता इनका सामना करने के लिए। जब एक ओनी उसे मारने ही वाला होता है, कोजिरो उसे बचा लेता है अपनी किदेत्सु ब्लेड का इस्तेमाल करके। अपनी नई ताकत के साथ कोजिरो एक माँ और उसके बच्चे को एक और ओनी से बचा लेता है। उसके बाद वो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और मुसाशी हैरान रह जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके तलवार से किसी की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था। ऐसा कभी भी तात्सुयामा में नहीं हुआ था। जब बुल ओनियों का सफाया हो जाता है, मुसाशी दूर से देखता है कि लोग कोजिरो की तारीफ कर रहे हैं और वो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है कि वो एक बुशी नहीं बन पाया। जो कोजिरो से कहता है कि वो उसे छोड़कर समिट जा सकता है ओनियों से लड़ने के लिए। कोजिरो कुछ भी बोले बिना पलट कर चल पड़ता है और सुगुमी दुखी चेहरे के साथ उसके पीछे चल पड़ता है। जब मुसाशी अकेला रह जाता है, वो तलवारबाज जो पहले आया था फिर से उसके पास आता है। उसका नाम होता है शिरो इनुकाई। वो कहता है कि उसने मुसाशी का पूरा शॉर्ट ट्रायल देखा था और बताता है कि उसकी सोल भी ब्लैक ऑरा वाली है, इसलिए मुसाशी भी उनके जैसा ही है। वो समझता है कि अगर मुसाशी उस भावना को स्वीकार कर ले जो उसने शॉर्ट ट्रायल के दौरान महसूस की थी और अपने शरीर पे जो काले स्टोन्स हैं उन्हें अपना ले, तो वो भी किदेत्सु ब्लेड चला सकता है और बहुत ताकतवर बन सकता है। फिर वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है। इसमें वो अपनी तलवार से जमीन में एक बड़ा स्क्वायर काट कर उसे छोटी छोटी पीस में बांट देता है। ऐसे एक जायंट गड्ढा बन जाता है। वह किदेत्सु ब्लेड मुसाशी की तरफ फेंकता है और कहता है,
इस शॉट का ट्रायल लो और खुद एक ताकतवर कितेत्सु ब्लेड बन जाओ। मुसाशी हैरान हो जाता है और कहता है कि वो खुद एक तलवार नहीं बनना चाहता, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ना चाहता है। तब वो आदमी सुझाव देता है तो तुम्हारे दोस्तों को भी तलवार बना देते हैं, सब मिलकर रोनी से लड़ेंगे। मुसाशी जबरदस्त आइडिया को किसी कारण से मना कर देता है तो आदमी उसे और उस तलवार को उस गड्ढे में धक्का दे देता है। इसी बीच कोजीरो तेजी से पहाड़ी चढ़ रहा होता है और सुकुमी उसके पीछे चिल्लाती है कि जरा रुक जाओ। वो पूछती है कि मुसाशी को उस हालत में छोड़ देना ठीक था क्या जब वो इतना उदास था। कोजीरो जवाब देता है कि कुछ भी कहने से मुसाशी ठीक नहीं महसूस करेगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगा और इंतजार करेगा कि मुसाशी कब अपने पैरों पर वापस खड़ा होता है। सुगुमी सोचती है कि जो काली औरा मुसाशी के आसपास थी वो कुछ अलग मतलब रख सकती है, क्योंकि वो बहुत ही रेयर है और सिर्फ लेजेंड्स में सुनी गई है। शायद ये इस बात का इशारा है कि मुसाशी किसी लेजेंडरी परिवार से आता है और उसमें कुछ शानदार शक्तियां छुपी है। कोजीरो बताता है कि उसके माँ बाप सिर्फ आम किसान थे, जबकि वो टाउन का आखिरी बुशी बच्चा था और अपने पिता के साथ अलग रहता था ताकि लोगों की हिंसा और अपमान से बच सके। उसने अपने बचपन अकेला बिताया। जब तोमोजाशी, जो हमेशा अजीब था, उससे मिला और उससे तलवार चलाना सीखने की गुजारिश की। कोजीरो के माँ बाप अच्छे लोग थे जो सामाजिक भेदभाव में नहीं फंसे और कोजीरो और उसके पिता को खुले दिल से स्वीकार किया। इसलिए जब दोनों बीमार पड़कर मारे गए तब वो बहुत बड़ा दुख था। सुगुमी सोचती है कि ऐसा क्या है जो कितेत्सु ब्लेड्स को मुसाशी को रिजेक्ट करना पर मजबूर कर रहा है। गड्ढे के पास पहली वाली औरत, जिसका नाम है नानो उसाका, वापस आती है और पूछती है कि मुसाशी के साथ क्या हुआ। जब उसे पता चलता है कि शीरो ने उसे गड्ढे में फेंक दिया तब तो अंदाजा लगाती है कि शीरो ने मुसाशी को कुछ मीठी बातें करके बेवकूफ बनाया ताकि वो उसके करीब आ सके और ये कंफर्म कर सके कि ओस्बिडियन गॉडेस उसके अंदर ही है, और फिर उसने उसे धक्का दे दिया। नैनो उसके लिए दुखी महसूस करती है क्योंकि उसे पता है कि अब मुसाशी को एक भयानक फैसला लेना पड़ेगा। मुसाशी, जो काफी देर से गिर रहा होता है, एक डैम उसे रोक देती है जब वो शीरो द्वारा फेंकी गई कितेत्सु ब्लेड को पकड़ लेता है। ब्लेड को छूते ही उसके शरीर से काले पत्थर निकलने लगते हैं और उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। एक होता है लाल गर्म माग्मा में गिरना और दूसरा होता है अपनी कॉन्शियसनेस खो देना और एक ब्लैक स्टोन में बन जाना। मुसाशी दर्द के पार देखकर उन्हीं काले पत्थरों का यूज करता है दीवार पर चढ़ने के लिए। तब एक औरत की आवाज आती है जो कहती है, मैं तुम्हें चढ़ने नहीं दूंगी। और ज्यादा काले पत्थर उसके शरीर से निकलते हैं और वो माग्मा में गिर जाता है। वहां से वो एक अनजानी जगह में पहुंचता है जो ऑब्सिडियन गॉडेस उसे मिलती है। वो कहती है, मेरे साथ हमेशा यहीं रहो। मुसाशी इनकार करता है और कहता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ लड़ना है। तो गॉडेस फिर से अपने भयानक रूप में बदल जाती है और कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो मुसाशी को एक फ्लैशबैक में ले जाती है जब उसके माँ बाप और कई लोग एक महामारी में मारे गए थे। लोकल लोगों ने उसके माँ बाप को दोषी ठहराया क्योंकि उन्होंने ओनी के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई और बोशी लोगों के प्रति दया दिखाई। जब मुसाशी अनाथ हो गया, कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था, जब तक परिवार ने उसे सिर्फ इस शर्त पर रख लिया कि वो कभी भी पब्लिक में ध्यान ना खींच ले, क्योंकि वो लोग भी चाहते नहीं थे कि किसी को भी इस बारे में पता चले। मुसाशी जैसा कहा गया वैसा ही करता रहा, जब तक एक दिन उस परिवार का एक आदमी अपना लंच भूल गया और मुसाशी उसे पब्लिक में लंच देने गया। इस वजह से उस परिवार को लोगों ने शर्मिंदा किया और उसके बाद उन्होंने मुसाशी के वजूद को ही नकार दिया। वो प्यार और अपनापन के लिए तरस गया और वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए जब एक आदमी ने उसे कहा, कोजीरो के पिता पर एक पत्थर मारो ताकि सबको लगे तुम अपना माँ बाप जैसे नहीं हो, तो मुसाशी को पत्थर फेंकना और बोला बचे हुए सभी बुशी लोग मर जाएं। गॉडेस कहती है, तुम हमेशा से लोगों के काम आना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया। तुम बुशी इसलिए बनना चाहते हो ताकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें स्वीकार करे। ऐसा पर्सन कभी भी कितेत्सु ब्लेड नहीं चला सकता। उसके शरीर पर काले पत्थर उगने लगते हैं और गॉडेस कहती है, हमारी आत्मा एक है। अगर तुम अपनी ताकत के बिना बाहर जाते हो तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए ये जगह हमारे लिए ठीक है, यही हमेशा के लिए रहो। जैसे जैसे उसके शरीर पत्थरों से पूरी दिख जाती है, दूसरी तरफ कोजीरो और सुगुमी समिट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ किशिन होता है। वो हैरान होते हैं देखकर कि किशिन का सर ही नहीं है और सोचने लगता है कि अब वो मर चुका है, लेकिन सुगुमी कहती है अगर वो मर गया होता तो वो कितेत्सु में बदल जाता। कोजीरो कहता है, मुझे पता है मुसाशी जरूर लौटेगा, इसलिए वो अभी के लिए उसके कमजोर पहलू को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन कोई भी बुशी उसका हॉर्न नहीं ढूंढ पाता। तो कोजीरो अंदाजा लगाता है कि वो उसके गायब सिर के अंदर हो सकता है। तभी शीरो किचन के ऊपर आता है और अनाउंस करता है कि उसका शक सही था, क्योंकि उसने ही उन पे वार किया था। किचन अब पूशी बैंड के आदमियों से घिरा हुआ था, लेकिन शीरो सिर्फ अपनी तलवार उठाकर सबको मार देता है और कैजुअली कहता है, मैं तुम सबकी कितेत्सु ब्लेड्स लेने आया हूँ, इसलिए सबको मार दूंगा। बाकी के बुशी लोग दबाव महसूस करते हैं और उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीरो उन पे यूएनओ रिवर्स चलाता है। जब उसे कोजीरो का नाम सुनाई देता है, वो कहता है बुशी की मौत इतनी शानदार होती है क्योंकि उनकी आत्मा उनकी ब्लेड में बसती है। वही ऑब्सिडियन गॉडेस खुश होती है ये देख कर के मुसाशी पूरी तरह काले पत्थर में बदल गया है, क्योंकि अब उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं रही। लेकिन तभी वो एक ग्रीन लाइट को दूर से देखती है और निराश हो जाती है,
समझ जाती है कि उसके शरीर को मैग्मा के नीचे छुपाना भी काफी नहीं था। मुसाशी को नैनो मैग्मा पीठ से बाहर खींच लेती है, जिससे लगता है कि वो पूरी तरह ब्लैक स्टोन बन चुका होगा। मुसाशी उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने दोस्तों की मदद के लिए समिट की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे अब समझ आ गया होता है कि ऑब्सिडियन गॉर्जस गलत थी। वो बूसी सिर्फ इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसे इंपॉर्टेंस चाहिए, बल्कि कुछ और वजह है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन मुसाशी कोजिरो के घर गया था उसके पिता से माफी मांगने, उस कठोर बात के लिए जो उसने सड़क पर कही थी। कोजिरो के पिता समझ गए थे कि मुसाशी कितनी मुश्किल में था और उन्होंने उसे पहले ही माफ कर दिया था। उन्होंने कहा, तुमने हमें और मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया जब सबने हमसे मुंह मोड़ लिया था। तुम जितना भी गलत महसूस करो, तुम्हें एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुसाशी को अपना लिया और उससे अपने बेटी की तरफ पाला। मुसाशी ने अपने नए पिता से कहा कि बूसी बनने का मतलब होता है उन सब चीजों के प्रति वफादार रहना जिनसे तुम प्यार करते हो और कभी पीछे मत हटना। समिट पर कोजिरो को समझ आ जाता है कि शीरो उसके पीछे है, तब वो सामने से उसका सामना करता है, लेकिन आसानी से हरा दिया जाता है और मरने ही वाला होता है। तब शीरो रुक जाता है। कोजिरो और सुकुमी मुसाशी को देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि अब तुम कोतेत्सु ब्लेड चला सकते हो। मुसाशी कहता है, मैं बाकी बूशी की तरह चमक नहीं रहा, लेकिन अब मेरे शरीर से काला पत्थर निकलना बंद हो गया है, तो शायद यही प्रोग्रेस है। नैनो भी सीन पर पहुंच जाती है और मास्टर शीरो से माफी मांगती है कि उसने मुसाशी को पहले ही निकाल लिया जब वो पूरी तरह पत्थर नहीं बना था, और कहती है अब मैं उसे मारकर इस गलती का बदला दूंगी। वो अपनी ब्लेड को तोड़कर 7 छोटे ब्लेड्स बना लेती है जो घूमने वाले मर्डर व्हील्स की तरह उन पर हमला करती है। मुसाशी उनसे बचने की कोशिश करता है और सीधे नैनो पर अटैक करता है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स फील्ड उसका अटैक रोक लेता है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक वो सभी 7 ब्लेड्स को हरा नहीं देता तब तक नैनो को छू नहीं सकता। तभी कोजिरो प्लान बनाता है। एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। मुसाशी और सुकुमी अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते हैं जब कोजिरो नैनो के सामने खड़ा होता है। नैनो को लगता है कि उनका असली टारगेट मुसाशी है, इसलिए वो अपनी सभी 7 ब्लेड्स उस पर भेजती है, लेकिन तभी सुकुमी के विम्स उन ब्लेड्स को पकड़ लेते हैं और प्लान के मुताबिक मुसाशी एक ब्लेड को काट देता है। नैनो कहती है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी चोट है, मेरे पास अब भी 6 ब्लेड्स बचे हैं। तभी शीरो एरिया में आता है। नैनो कहती है, मुझ पर अब भी उससे निपटने की ताकत है, तो मैं फाइट में आने की जरूरत नहीं। लेकिन शीरो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसे कमजोर साथी के साथ लड़ने नहीं चाहती। एक ही तलवार के झटके से वो पूरे माउंटेन को उल्टा कर देता है। इसके कारण ज्यादातर बूशी लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं। मुसाशी, कोजिरो और सुकुमी मुश्किल से अपनी तलवार से लटक कर बचते हैं। शीरो माउंटेन के कुछ हिस्से को काट देता है ताकि जो लोग कब भी लटके हुए हैं वो भी गिर जाएं। तो बूशी बैंड को कमजोर कीड़े मकोड़े समझते हैं जो एक साथ मिलकर ओनी से लड़ने की कोशिश करते हैं। उसका मानना है कि ओनी को हराने का सही तरीका यह है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बूशी बनो, इसके पास सबसे शक्तिशाली कोतेत्सु ब्लेड हो। वो तलवार जमीन पर मारकर एक शॉकवेव क्रिएट करता है, इससे सब लोग गिर जाते हैं। मुसाशी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तब ऑब्सिडियन गॉडेस प्रकट होती है। वो अपनी आखिरी शक्ति का यूज करके समय को रोक देती है और मुसाशी को बचा लेती है, क्योंकि अगर मुसाशी मर गया तो शीरो उसे पकड़कर उसकी शक्ति का यूज करेगा। लेकिन मुसाशी उसकी मदद ठुकरा देता है क्योंकि वो जानता है कि वो दूसरों के बिना नहीं जी सकता। गॉडेस कहती है कि उसमें दोस्तों को जोड़ने की ताकत है, यही गुण इंसानों को ओनी से जीतने के लायक बनाता है, इसलिए वो उस पे अपनी शक्ति दे देती है और समय दोबारा चालू हो जाता है। तब काले पत्थर माउंटेन पर प्रकट होते हैं जो सभी कोतेत्सु ब्लेड्स की एनर्जी को मैग्नेट की तरह खींचते हैं। शीरो की तलवार भी खींच ली जाती है और मुसाशी के हाथ में आ जाती है। अब मुसाशी के बाल लंबे और काले हो गए हैं क्योंकि उसने गॉडेस के साथ मेल कर लिया है। शीरो का माउंटेन फ्लिपिंग टेक्निक भी यूज हो जाता है और सारे बूशी लोग सुरक्षित हो जाते हैं। अब गॉडेस मुसाशी के शरीर को एक व्हीकल बनाकर कोतेत्सु ब्लेड का उपयोग करता है। नैनो अटैक करती है, लेकिन गॉडेस उसके सभी ब्लेड्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। वो ये समझती है कि ब्लैक स्टोन की शक्ति ये है कि वो ब्लेड एनर्जी को या तो अपनी तरफ खींच सकती है या दूर धकेल सकती है, जैसे एक तलवार मैग्नेट। लेकिन जिन लोगों के पास ये शक्ति होती है वो खुद कोतेत्सु ब्लेड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नेटिज्म की घूमती शक्ति से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोजिरो समझ जाता है कि अगर ये शक्ति मुसामी के पास रहा तब वो अमर हो जाएगा, लेकिन गॉडेस कहती है शक्ति केवल टेम्पररी है क्योंकि इस रूप में मेरी प्रेजेंस बहुत कमजोर है और मैं जल्दी ही वापस सो जाऊंगी। जब वो वापस नींद में चली जाएगी तब मुसाशी को अपने दोस्तों की मदद से शीरो और नैनो से लड़ना होगा। यह सुनकर कोजिरो वादा करता है कि मैं मुसाशी को कभी मरने नहीं दूंगा। उस थोड़ी देर के समय में जो गॉडेस के पास बचा है वो आसपास के सभी ब्लेड्स की एनर्जी इकट्ठा करती है और एक महाप्रचंड अटैक लॉन्च करती है। इस अटैक से वो शीरो और नैनो को पीछे धकेल देती है। मुसाशी की और गॉडेस की शेयर कॉन्शियसनेस में वो उससे कहती है ये मेरी अंतिम लड़ाई होगी इमॉर्टल वर्ल्ड में। बहुत दुख की बात है कि कोजिरो के पिता जोश इस मिशन को पूरा करने से पहले ही मर गए। ये कहकर वो एक आखिरी प्रचंड अटैक करती है, ऐसे शीरो और नैनो पीछे हट जाते हैं। मुसाशी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और कोजिरो और सुकुमी उसे गले लगाते हैं।
फूमे और उसके बैंड के साथी भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक नई और बेहतर कित्सु ब्लेड देना चाहेंगे। एक ही तुम्हारी ब्लेड एब्जॉर्ब करते वक्त टूट गई थी। तभी दूसरे बुशी लोग एक बड़े गड्ढे को देखते हैं जहां कटा गया किचन होना चाहिए था और सोचते हैं कि वो गया कहाँ। शिरो और ननो किसी तरह किचन को लेकर बच जाते हैं उसके क्रेविंग टेक्निक के कारण, चाहे उन्होंने अपनी तलवार को खोना ही क्यों ना पड़ा हो। तोमा अब ऑब्सिडियन गॉडेस को ढूंढ चुका है और कहता है अगली बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। अगले दिन मुसाशी फिर से सॉर्ड ट्रायल को अटेम्प्ट करता है एक बड़े ऑडियंस के सामने, उसी ब्लेड के साथ जिसमें वो फेल हो गया था। लेकिन कोजिरो और सुगुमी कहता है अब ब्लैक स्टोन नहीं आएगा क्योंकि गॉडेस अब सो रही है। मुसाशी गहरी सांस लेता है और जैसे ही तलवार को पकड़ता है एक लाल लाइट उसके चारों तरफ फैल जाती है और वो ट्रायल को पास कर लेता है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।